नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आपके मेरे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपके लिए आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आज की वीडियो में हम आपके लिए प्रीपोजिशन टॉपिक कराने जा रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हमने जो 2 कक्षाएं कराई थी, क्लास कराई थी, उसमें हमने ऑन और इन का प्रयोग किया था। मैं आशा करता हूं कि दोनों ही वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। यदि आई है तो वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एट प्रीपोजिशन का प्रयोग लेकर आया हूं और मैं बताऊंगा कि एट का प्रयोग कहां कहां होता है और किन स्थितियों में होता है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां पर लिख रहा है एट का प्रयोग। अब हमें देखना है कि एट का प्रयोग किन किन स्थितियों में होता है। सबसे पहला नियम जो है एट का वो ये है कि यदि किसी वाक्य में निश्चित समय दे रखा है, निश्चित समय बिंदु दे रखा है, पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, या फिर कोई घड़ी का समय दे रखा है, तो घड़ी का समय जैसे 4 बजे है, 5 बजे है, 6 बजे है, और कोई निश्चित समय बिंदु दे रखा है, तो उस स्थिति में हम हमेशा एट का प्रयोग करते हैं। यदि किसी वाक्य में रिक्त स्थान के बाद कोई समय दे रखा है या निश्चित समय बिंदु दे रखा है, तो उस स्थिति में हम हमेशा एट का प्रयोग करते हैं। तो देखो दोस्तों, आई गेट अप 5 o'clock, तो यहां पर जो 5 o'clock दे रखा है वो क्या है? एक समय है, निश्चित समय है, घड़ी का समय है। तो उससे पहले हम हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? एट का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम, एग्जाम्पल देखो का आई एम बिजी, खाली जगह प्रेजेंट। तो यहां पर जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट की स्थिति बता रहा है। प्रेजेंट यानी वर्तमान समय, वह क्या कर रहा है। तो यहां पर हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे एट का, यानी आई एम बिजी एट प्रेजेंट, यानी इस समय उसने बोला है 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। उसने एक समय निर्धारित किया है कि इस समय मैं बिजी हूं, तो उस स्थिति के लिए हम एट का प्रयोग करेंगे। तो मैं आशा करूंगा दोस्तों कि ये पहला नियम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। दूसरे नियम की ओर चलते हैं हम कि यदि किसी वाक्य में, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है और सीधे ही परीक्षा में पूछा जाता है कि छोटे ग्रामों यानी विलेजेस, नगरों, सिटीज या मोहल्ला आता है, यानी ब्लैंक्स के बाद यदि कोई छोटा मोहल्ला आता है, छोटा गांव आता है या छोटा शहर आता है, तो उस स्थिति में हम हमेशा एट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखो, ही लिव्स, कहां रहता है? दयापुरा। ये कोई छोटा मोहल्ला हो सकता है, छोटा कोई ग्राम हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमें एट का प्रयोग करना चाहिए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, जैसा कि मैंने इनमें भी बताया था और इस एट वाले में भी बताना चाहता हूं कि यदि किसी वाक्य में 2 स्थानों के नाम आ जाएं, कितने स्थानों के नाम आ जाएं? 2 स्थानों के नाम आ जाएं, और पहला स्थान छोटा होता है और दूसरा स्थान छोटा होता है, तो पहले स्थान से एट का प्रयोग करते हैं और दूसरा जो बड़े स्थान होता है उससे पहले हमें इनका प्रयोग करना चाहिए। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझना चाहते हैं कि सी लिव्स जौहरी बाजार और जयपुर, यानी जयपुर एक बड़ा शहर है और जो जौहरी बाजार है वो जयपुर के अंतर्गत कोई छोटी कॉलोनी आती है। तो उस स्थिति में हम उस शहर के लिए, उस छोटी कॉलोनी के लिए एट का प्रयोग करते हैं। तो जौहरी बाजार से पहले हमें एट लगाना है और जयपुर से पहले हमें क्या लगाना है? इन लगाना है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ऐसी स्थिति कभी आपको दिखाई दे, 2 स्थान दिए हुए होते हैं, तो बड़े स्थान से पहले इनका प्रयोग करना है और छोटे स्थान से पहले एट का प्रयोग करना है।
आशा करता हूं कि ये नियम भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। नेक्स्ट जो नियम है एट का वो है कि निश्चित स्थान बताने के लिए, यानी एग्जैक्ट प्लेस बताने के लिए। अब कोई मेरा दोस्त जयपुर से आ रहा है और मैंने उसके लिए फोन किया कि भाई तू कहाँ है, तो उसने जवाब दिया कि मैं जयपुर बस स्टैंड पर खड़ा हुआ हूं, मैं सेवर बस स्टैंड पर खड़ा हुआ हूं, मैं भरतपुर बस स्टैंड पर खड़ा हुआ हूं। यानी कहीं भी कोई निश्चित स्थान होता है, जैसे कि कोई कॉलेज गेट हो सकता है, कोई मार्केट स्टैंड हो सकता है, कोई बस स्टैंड हो सकता है, कोई 3 कॉर्नर वाला स्टैंड हो सकता है। तो उस स्थिति में हम उस निश्चित स्थान के लिए हमेशा एट का प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझना चाहते हैं, ही मेट मी, कहाँ है, द बस स्टैंड। ये निश्चित स्थान दिया हुआ है, तो इस स्थान से पहले हमें एट का प्रयोग करना चाहिए। आगे देखेंगे कि दीपक इज द स्कूल गेट। स्कूल गेट भी यहां पर एक निश्चित स्थान है, तो उस स्थिति में यहां पर एट का प्रयोग ही होगा। आगे देखो दोस्तों, अगला नियम एट का क्या कहता है, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट नियम है कि आयु का बिंदु, यानी निश्चित आयु, जैसे कह सकते हैं कि 15 साल का है, 13 साल का है, 14 साल का है, 20 साल का है, एटसेट्रा। निश्चित आयु का बिंदु दिया हुआ होता है, तो उस स्थिति में हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि पॉइंट ऑफ एज, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे कि सी लेफ्ट स्कूल, उसने विद्यालय छोड़ा। कब छोड़ा, 16 वर्ष की उम्र में उसने विद्यालय छोड़ दिया। तो दोस्तों यदि ऐसा कोई प्रश्न में आता है तो हमें उस स्थिति में एट का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल, ही सक्सीडेड लास्ट, अंतिम पड़ाव पर 40 साल, 50 साल, 42 साल, 35 साल, अंतिम पड़ाव पर वह सफल हुआ। तो उस स्थिति में हम एट का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ध्यान देना है, ऐसे अगर नियम आते हैं, ऐसी आयु से संबंधित कोई प्रश्न आता है, तो उस स्थिति में हमें एट का प्रयोग करना चाहिए। अगला नियम क्या कहता है, अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कि चाल की दर, स्पीड, गति, स्पीड, कीमत, प्राइस, मूल्य क्या है, बताने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। मैं गया किसी दुकान पर, उसने कहा कि भाई मुझे चावल दे दो, तो उसने कहा कि चावल 20 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं, तो उस प्रति किलो से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करते हैं। मैं एक दोस्त के साथ जा रहा था, तो मैंने देखा कि मेरा दोस्त बहुत जोर से मोटरसाइकिल को स्पीड से ले जा रहा था, तो स्पीड से जाने के लिए, स्पीड बताने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, एट का। कि जैसे एग्जाम्पल देखो, मिल्क सेल्स एट ₹50 a लीटर, यानी वह दूध 50 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। दूध 1 लीटर 50 रुपए का है, मूल्य बताने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, सी ड्राइव्स फुल स्पीड, वह जोर से गाड़ी को चलाता है, बहुत जोर से गाड़ी को चलाता है, स्पीड से चलाता है, तो उस स्थिति में हम एट का ही प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट नियम जो अंतिम है, अक्सर करके परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और डायरेक्टली क्वेश्चन एट में से पूछा जाता है, और हमें उनमें गलती नहीं करनी चाहिए। यदि कुछ शब्द आपको दिखाई दें तो उन शब्दों के बाद हमें एट का ही प्रयोग करना चाहिए। मॉक एट, लाफ एट, जैसे कि ये शब्द दिए हुए हैं, हाँ, शूट एट, मार दो गोली उसे, निशाना देके गोली चला दो। लुक एट, उसकी तरफ देखो। लाफ एट, उसकी तरफ हंसो। मॉक एट, मॉक का मतलब क्या होता है, मजाक बनाना, मजाक करना, हंसना, उपहास उड़ाना। एम एट, लक्ष्य साधना, निशाना साधना। किक एट, किसी को मार देना, ठोकर देना। ग्लांस एट, ग्लांस माने भी लुक, यानी देखना, देखना किसी चीज की तरफ। तो
गुड एट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं बैड और गुड। ये शब्द डायरेक्टली पूछे जाते हैं परीक्षा में कि गुड और बैड के बाद हमेशा किसका प्रयोग होता है, एट का प्रयोग होता है। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने कराया था, यदि किसी वाक्य में रिच और वीक आ जाता है तो उनके बाद क्या आता है, ये अपना आंसर आप कमेंट में बताना कि क्या आता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके बाद हमेशा हमें इनका प्रयोग करना चाहिए। बल्कि यदि किसी सेंटेंस में गुड और बैड आता है तो हमें उस सेंटेंस में किसका प्रयोग करना चाहिए, एट का प्रयोग करना चाहिए दोस्तों। अगला सेंटेंस देखो कि डोंट लुक, यहां पर लुक दिया हुआ है तो यहां के बाद क्या आएगा, एट आएगा। डोंट लुक एट मी, जैसे कि अब मैं वीडियो बना रहा हूं तो सारे लोग मेरी तरफ देख रहे होंगे, तो इसका मतलब क्या है, डोंट लुक एट मी। तो सारे लोग जो व्यूअर्स हैं वो किसकी तरफ देख रहे होंगे, मेरी तरफ देख रहे होंगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। तो उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो कि महेश इज बैड गुड एट इंग्लिश, यानी यदि किसी सेंटेंस में गुड और बैड आ जाता है तो उसके बाद हमें एट का प्रयोग करना चाहिए। अब तक हमने मैक्सिमम 6 नियम्स पढ़ लिए हैं और लगभग इन्हीं प्रश्नों में से, इन्हीं नियमों में से एट का जो प्रश्न है वो डायरेक्टली परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इनके अलावा संभवतः मैं बताता हूं कुछ ही प्रश्न बाहर आएंगे, आ सकते हैं, तो अन्यथा सारे ही क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, पुटअप किए जाते हैं। अब मैं आपके लिए एट की कुछ एक्सरसाइज हैं, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं, जिनको मैं आपके लिए कराना चाहता हूं। अब हम आपको एट प्रीपोजिशन की एक्सरसाइज कराने वाले हैं। देखो कि ईच आर्टिकल वाज सोल्ड, बेचा गया, यहां पर मूल्य बता रहा है कितने में बेचा गया। जब किसी सेंटेंस में मूल्य, गति, दर, प्राइस आदि दे रखी हो तो उस सेंटेंस में हमें एट का प्रयोग करना चाहिए। तो यहां पर क्या आएगा, एट। नेक्स्ट सेंटेंस देखो कि व्हाट आर यू लुकिंग। मैंने बताया था यदि किसी वाक्य में लुक आ जाए, सूट आ जाए, एम आ जाए, एंग्री आ जाए तो हमें उन वाक्यों के बाद, उन शब्दों के बाद एट का प्रयोग करना चाहिए। तो यहां पर हमें किसका प्रयोग करना है, एट का। क्यों करना है, यहां पर क्या दे रखी है, लुक दे रखी है, वर्ब। उसके बाद देखना है ही स्टार्टेड, खाली जगह या ब्लैंक, 6 ब्लैंक द मॉर्निंग। मैंने इनके अंतर्गत बताया था कि यदि किसी वाक्य में कोई समय की अवधि दे रखी है, निश्चित समय नहीं, समय की अवधि दे रखी है, तो उसमें हमें इनका प्रयोग करना चाहिए। और कोई निश्चित समय दे रखा है, घड़ी का समय दे रखा है, तो उस वाक्य में, उस ब्लैंक में हमें एट का प्रयोग करना चाहिए। तो यहां पर, यहां समय दे रखा है तो समय से पहले एट का प्रयोग होगा, और समय की अवधि दे रखी है इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नाइट, तो ऐसे सेंटेंस से या शब्दों से पहले इनका प्रयोग करते हैं। आगे देखो, राइट योर नेम, राइट योर नेम ब्लैंक द टॉप ऑफ द पेज। कहां लिखना है उसका नाम, टॉप ऑफ द पेज। तो यदि टॉप ऑफ द पेज ऐसा कोई वर्ड आए तो उस स्थिति में हमें एट का प्रयोग करना चाहिए। तो राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ द पेज, यदि ये फ्रेज आए तो उस फ्रेज से पहले हमें एट का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट देखो, आर यू स्टिल एंग्री, एंग्री वर्ड दिया हुआ है, ध्यान रखो। यदि किसी वाक्य में लुक आता है, एंग्री आता है, मॉक आता है और तुम्हारा लाफ आता है, तो उस स्थिति में हम इनके बाद एट का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट देखो, आई मस्ट स्टार्ट डाउन टू रीच द स्टेशन इन टाइम। यानी डॉन जो शब्द होता है, वो शब्दों की डॉन जो होता है सुबह प्रभात का समय होता है, गोधूली का समय होता है, और जो डस्ट होता है वो शाम से पहले का समय होता है। यानी डॉन जो होता है
वो समय का निश्चित बिंदु होता है। जैसे घड़ी के 5 बज रहे हैं उसी तरह डॉन होता है, यानी जब सूरज निकला नहीं होता है तो उसकी सुनहरी जो रोशनी सुबह सुबह हमें दिखाई देती है तो उस समय को डॉन बोलते हैं। और जब सूरज निकल आता है, राइज हो जाता है, तो उसके बाद को हम सुबह बोलते हैं। ऐसे ही होती है डस्ट, जो डस्ट होती है शाम को, तो उसके लिए हम शाम से पहले का समय यानी शाम हो जाती है तो उसके बाद जो समय होता है उसे हम डस्ट बोलते हैं। तो उसे गोधूली बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? गोधूली। आगे देखो, बी शुड ऑल एम आ गया। मैंने बताया था एम आ जाए, एंग्री आ जाए और लुक आ जाए तो उस स्थिति में हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? एट का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट देखो, हिज फादर ऑफन कॉनिबेंस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। यदि ये शब्द आ जाता है, कॉनिबेंस का मतलब होता है बढ़ावा देना। यदि ये शब्द आता है तो उसके बाद भी हमें एट का प्रयोग करना चाहिए। एट इज फॉलीज का मतलब होता है मूर्खताएं, यानी वह उसकी मूर्खताओं को बढ़ावा दे रहा है। आगे देखो, ही स्कॉफ्ड। स्कॉफ माने होता है मजाक बनाना, मजाक उड़ाना, मॉक करना, लाफ करना। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों ही वर्ड्स के बाद हमें एट का प्रयोग करना चाहिए। He scoffed at the idea of revolution. रिवोल्यूशन माने क्या होता है? क्रांतिकारी विचार या उग्र विचार या अच्छे विचार भी कह सकते हैं यहां पर। अब ये जो 3 हैं एक्सरसाइज, 10th, 12th और 13, इनको आपको बताना कमेंट में कि यहां पर क्या आएगा जीएड के बाद, और उसके बाद सिचुएटेड के बाद क्या आएगा, और इस टाइम से पहले क्या आएगा। इन चीजों को आपको कमेंट में बताना है कि सर यहां ये चीजें अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक बटन दबाना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने दोस्तों तक शेयर करना। धन्यवाद।